हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हिंदी क्लासेस पर। दोस्तों आज है 19 अप्रैल 2023 और 19 अप्रैल 2023 का आपका मध्य प्रदेश पटवारी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो आइए फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करते हैं, जिसमें आपका स्टैटिक जीके, एमपी जीके, साइंस, हिस्ट्री, कंप्यूटर और हिंदी के प्रश्न लिए गए हैं। तो आइए इन सभी सब्जेक्टों का हम लोग जो है राइट आंसर देखते हैं। तो देखिए आपके एग्जाम में एक प्रश्न बना था कि कंदारिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खजुराहो के मंदिरों में सबसे विशाल कंदारिया महादेव मंदिर। देखिए जो खजुराहो के जितने भी मंदिर हैं उसमें सबसे विशाल मंदिर जो है कंदारिया महादेव का मंदिर है और यह भगवान शिव को समर्पित है। अब देखिए इसका निर्माण जो है धंगदेव चंदेल ने करवाया था। या तो आपके ऑप्शन में धंगदेव चंदेल का नाम दिया गया होगा या फिर आपके ऑप्शन में जो है सम्राट विद्याधर का नाम दिया गया होगा। ठीक है, या तो कौन, धंगदेव चंदेल या फिर सम्राट विद्याधर का नाम दिया होगा, क्योंकि जब आप गूगल पर भी चेक करते हैं, हमने भी चेक किया है, तो वहाँ पर दोनों लोगों का नाम दिखा रहा है। एक जगह यही दिखा रहा है कि कंदारिया महादेव मंदिर को गंडदेव के पुत्र सम्राट विद्याधर ने बनवाया था और कंदारिया मंदिर जो है धंगदेव चंदेल ने भी बनवाया था, ऐसा दिखाया जा रहा है। तो इन दोनों में से जो भी आपके ऑप्शन में दिया गया था वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है। तो देखिए जो दुर्गावती टाइगर रिजर्व है यह सागर में स्थित है। कहां पर? सागर पर। ठीक है, कहां पर स्थित है? तो यह सागर पर स्थित है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मध्य प्रदेश वन्य जीव बोर्ड ने हाल ही में किस बाघ अभ्यारण्य की स्थापना को मंजूरी दी है। देखिए यह एमपी जीके से प्रश्न बना है कि मध्य प्रदेश वन्य जीव बोर्ड ने हाल ही में किस बाघ अभ्यारण्य की स्थापना को मंजूरी दी है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर था दुर्गावती टाइगर रिजर्व को। ठीक है, दुर्गावती टाइगर रिजर्व को हाल ही में मंजूरी दी गई है। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया था दोस्तों, आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा गया है कि चीन की मुद्रा क्या है। ठीक है, चीन की करेंसी के बारे में पूछा है। तो देखिए चीन में दो मुद्राएं हैं, इसको थोड़ा सा विस्तार से देख के जाइए, जिससे आप इसको आसानी से समझ जाएंगे और इसका राइट आंसर क्या है इसको भी आप पता कर जाएगा। देखिए चीनी अर्थव्यवस्था अपने पैसे की विनिमय दर को विनियमित करने और विदेशी निवेश पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए अपनी दो मुद्रा प्रणाली पर निर्भर करती है। एक तो है रमबिनी, कौन सी, रनमिबी है करके, ठीक है, रमनिबी, और उपयोग मुख्य रूप से चीन के भीतरी घरेलू लेन देन के लिए होता है और जो बाहर इसने जो ये यूज करती है। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा कि इसका जो है रमनिबी ही राइट आंसर है। ठीक है, रमनिबी ही इसका राइट आंसर है। और दूसरी इसकी एक मुद्रा है युआन, कौन सी है, युआन, यह भी चीन की ही दोनों मुद्राएं हैं, लेकिन आपके ऑप्शन में रमनिबी ही दिया गया होगा जहां तक हमको आशा है, और यदि रमनिबी नहीं दिया था तब युआन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए होता क्या है कि हमको प्रश्न आप लोगों के ही द्वारा पता चलता है। ठीक है, तो कुछ भैया बहन जो प्रश्नों को भेजते हैं और कभी कभी क्या होता है कि एक ही प्रश्न को अलग अलग भैया बहनों द्वारा अलग अलग प्रकार से बताया जाता है, या फिर कुछ भैया बहन ऐसे हैं जिनको प्रश्न नहीं याद रहता है तो वो गलत ही प्रश्न भेज देते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें, जो सही प्रश्न आपको याद हो उसी को बताएं। हाँ, हमको जितने गलत प्रश्न प्राप्त होते हैं उनका सही प्रश्न क्या हो सकता है उसका राइट आंसर हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। इसलिए देखिए हमको प्रश्न आप लोगों के ही द्वारा बताए गए हैं, और यदि कोई प्रश्न गलत हो जाता है तो उसके लिए आप लोग से हम पहले ही रिक्वेस्ट करते हैं कि उसका जो है राइट प्रश्न हमको जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहला स्थान किस राज्य का है। तो देखिए पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था, इसमें पहला स्थान जो है महाराष्ट्र राज्य का है। किसका है? महाराष्ट्र राज्य का। ये आपके ऑप्शन में भी था महाराष्ट्र, और यही आपका राइट आंसर होगा। और यदि दूसरा स्थान पूछा जाए तब हरियाणा का है, और ये तीसरा स्थान पूछा जाए तब मध्य प्रदेश राज्य का रहा है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड में कितने सदस्य हैं। तो देखिए जो भारतीय वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड है इसमें 4 सदस्य होते हैं। कितने? 4 सदस्य होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपसे एक योजना से प्रश्न पूछा गया है कि उड़ान योजना में ए का क्या अर्थ है। तो देखिए ये जो उड़ान योजना है भारत सरकार की, इसका तात्पर्य है उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, इंग्लिश में से ऐसे ही कहते हैं, इंग्लिश में भी इसका यही नाम है, उड़े देश का आम नागरिक। यानी एक अर्थ आपका क्या हो जाएगा, आम से है। ठीक है, आम नागरिक मतलब सामान्य नागरिक करके है, तो एक अर्थ हो जाएगा आपका आम। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला आपका साइंस का प्रश्न है कि धातुओं की अम्लों से क्रिया कराने पर कौन सी गैस का निर्माण होता है। जब हम धातु की अम्ल से क्रिया कराएंगे तो कौन सी गैस का निर्माण होता है, तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन आपके ऑप्शन में भी होगा और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए डीएनए से हमको 2 प्रश्न मिले हैं। ठीक है, हमने आपसे पहले बताया कि यदि हमारे द्वारा बताया गया कोई भी प्रश्न गलत होता है तो उसका राइट प्रश्न आप लोग हमको जरूर बताएं।
जिससे कि आपको उसका राइट आंसर भी हमको बताया जा सके हमारे द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, डीएनए में कौन सा भाग नहीं होता है? यदि ऐसा प्रश्न था तब इसका राइट आंसर था आपका यूरेसिल। कौन सा? यूरेसिल नहीं होता है डीएनए में। और दूसरा प्रश्न इसी से बना है कि डीएनए में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? और यदि ये प्रश्न आपसे पूछा गया था तब आपका राइट आंसर होगा डीएनए लाइगेंस एंजाइम। कौन सा? डीएनए लाइगेंस एंजाइम, या फिर लाइगेंस एंजाइम भी करके आपको दे सकता है ऑप्शन में, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इन दोनों में से जो भी आपके ऑप्शन में दिया गया था, यानी जो भी आपसे प्रश्न पूछा गया था उसका राइट आंसर आप जान गए होंगे। जो आपके प्रश्न में आया था वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा जीवाणु जनित रहित रोग है? जीवाणु जनित रहित रोग है तो लैक्टोबैसिलस जो है ये जीवाणु जनित रहित रोग होता है। और इसका भी दो प्रश्न हमको मिला है कि कौन सा जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, जीवाणु जनित, और पहले में था जीवाणु जनित रहित। ठीक है, तो यदि जीवाणु रहित पूछा गया है तब होगा आपका कुष्ठ रोग, निमोनिया, पेचिस। ये सभी प्रमुख रोग हैं जो जीवाणु जनित रोग हैं। ठीक है, इनमें से कोई आपके ऑप्शन में एक दिया होगा और वही आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका, शक्ति का यासाई मात्रक क्या होता है? तो देखिए ये तो सभी को पता होगा, शक्ति का यासाई मात्रक वाट होता है। हमने जो अपनी साइंस की वीडियो कराई है, स्पेशल पटवारी एग्जाम के लिए साइंस की वीडियो हमने बनाई थी, उसमें इन सभी पॉइंटों को जो है हमने डिस्कस किया है। अब देखिए अगला प्रश्न आपको दिया गया था कि ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? जब कोई चीज ठोस में है और सीधे बार जब गैस में परिवर्तित होती है तो इस क्रिया को जो है हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण को क्या कहते हैं? तो देखिए जो मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण है इसे परजैविक कहा जाता है। क्या कहते हैं? मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण को परजैविक कहते हैं। दोस्तों हमने एमपी पटवारी एग्जाम के लिए स्पेशल एक साइंस की वीडियो बनाई है जिसमें हमने उन सभी टॉपिकों को कवर किया है जो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पूछे जा रहे हैं। इसलिए अभी तक जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है सभी लोग उस साइंस की वीडियो जरूर देख कर जाएं। और हमने उसी के साथ एक हिंदी और एमपी जीके की 200 प्रश्नों की भी स्पेशल वीडियो एमपी जीके के लिए ही अपलोड कर दी है। तो उन तीनों वीडियो को यदि आप देख के जाते हैं तो आप हिंदी में, एमपी जीके में और साइंस में अपना फुल स्कोर करके आते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने जो है ट्रिक के माध्यम से आपको सभी चीज़ों को समझा दिया है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका साइंस से ही था कि सबसे मीठा शुगर कौन सा होता है? तो देखिए फ्रक्टोज जो है ये सबसे मीठा शुगर होता है। ठीक है, सबसे मीठा शुगर कौन सा है? फ्रक्टोज। अब देखिए हिंदी से आपसे प्रश्न बना है कि तेजस्वी का विलोम क्या होता है? तो देखिए तेजस्वी का विलोम होता है निस्तेज या फिर तेजहीन। तेजस्वी का विलोम है निस्तेज या फिर तेजहीन। तो इन दोनों में से आपके ऑप्शन में कोई होगा। जहां तक आपके ऑप्शन में तेजहीन दिया जा सकता है, ठीक है, और निस्तेज भी दे सकते हैं। तो जो भी आपके ऑप्शन में था इन दोनों में से वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपसे एक रचना भी पूछी गई थी कि कौन सी रचना फिदा फाजली की है? किसकी? निदा फाजली की रचना कौन सी है? तो देखिए इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिनको हम देख लेते हैं, उसके माध्यम से आपको राइट आंसर पता चल जाएगा। तो देखिए इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जैसे दुनिया एक खिलौना है, लफ्जों का फूल, खोया हुआ या सच और मोर नाचे। मोर नाचे ये चारों इनकी प्रमुख रचनाएं, यही बार बार आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं और इन्हीं में से कोई आपके ऑप्शन में भी एक दिया गया होगा जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हमने जो हिंदी की स्पेशल वीडियो अपलोड की है उसमें हमने समास कैसे पहचानना है, काल कैसे पहचानना है, कौन सी संधि है, संधि विच्छेद क्या होगा, कौन सा रस है किस चीज में, कौन सा अलंकार है, श्रुति सम भिन्नार्थक और प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को, यानी टोटल 8 पॉइंटों को हमने डिस्कस किया है। तो उस वीडियो को सभी लोग जरूर देख के जाएं जिससे कि वहां से आपको प्रश्न जो है करने में आसानी होगी, क्योंकि वहां पर हमें ट्रिक के माध्यम से आपको सरल से सरल शब्दों में समझाया है। ठीक है, इसलिए सभी लोग एक बार उस वीडियो को जरूर देख कर जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कंप्यूटर से कि भारतीय वित्तीय कोड में कितने नंबर होते हैं? तो देखिए आईएफएससी कोड भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड के लिए संक्षिप्त एक अद्वितीय यानी 11 अंकीय अल्फा न्यूमेरिकल प्रणाली है जिसका उपयोग जो है विभिन्न बैंक शाखाओं की पहचान करने के लिए किया जाता है जो देश के भीतर संचालित है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाए? 11 अंकी, यही आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न था किसे वोलेटाइल यानी अस्थायी मेमोरी के रूप में जाना जाता है? अस्थायी, तो कैश मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी के वोलेटाइल यानी अस्थायी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा था कि यूजर को सिस्टम से कौन जोड़ता है? तो देखिए यूजर को सिस्टम से ऑपरेटिंग सिस्टम जोड़ता है। कौन जोड़ता है? यूजर को सिस्टम से कौन जोड़ता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जोड़ता है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है हमको फर्स्ट शिफ्ट से जितने भी प्रश्न मिल सके थे हमने सभी प्रश्नों का आपको एनालिसिस करा दिया है। जो भी प्रश्न याद हो आपको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए जिससे कि उसका राइट आंसर बताया जा सके। और 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक की हमने
दोनों शिफ्टों के जितने भी प्रश्न बन सकते थे सभी प्रश्नों को लेकर हमने 2 वीडियो के माध्यम से आपको सभी प्रश्न उपलब्ध कराए हैं। दोनों वीडियो अपलोड हो गई है, इसलिए अभी तक जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है सभी लोग दोनों वीडियो को जरूर एक बार देख कर जाएं। हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है कि MPG की स्पेशल तैयारी करने के लिए, उसी प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी, इसलिए सभी लोग उस वीडियो को जरूर देख कर जाएं जिससे कि आप अपना अच्छा स्कोर कर सकें। और दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होती हुई मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।